नमस्कार, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। हमारा आज का टॉपिक है हिम्मत की कार्य। हिम्मत के 3 प्रमुख कार्य होते हैं: अपर्दन कार्य, परिवहन कार्य और निक्षेपण कार्य। तो अपना ये वीडियो शुरू करने के पहले हम आपको बता दें कि हिम्मत के प्रकार और हिम्मत क्या है, इसकी पूरी जानकारी हम अपने पिछले वीडियो में दे चुके हैं। आप उसे देख सकते हैं, उसका लिंक हम नीचे वीडियो के दे देंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हिम्मत का अपर्दन कार्य। हिम्मत किस प्रकार से अपर्दन करता है? हिम्मत का अपर्दन कार्य उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में होता है। हिम्मत का अपर्दन कार्य हिम्मत की गति और उसके साथ प्रवाहित होने वाले अवसाद की संरचना पर निर्भर करता है। हिम्मत के अपर्दन कार्यों के फलस्वरूप अनेक स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। जैसे अब हम आपको बताएंगे यू आकार की घाटी। उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में पर्वतीय नदियों द्वारा वी आकार की घाटियां बनी होती हैं। इन वी आकार की घाटियों के तल संकीर्ण होते हैं और पार्श्व ढाल कम तीव्र होते हैं। हिमानी इन्हीं घाटियों से होकर आगे बढ़ती हैं। हिमानी इन वी आकार की घाटियों की तली और पार्श्व को घिसकर गहरा और चौड़ा कर देती हैं, जिससे घाटी का आकार यू आकार के समान हो जाता है। इस तरह से हिमानी नवीन घाटी का निर्माण नहीं करती, बल्कि पुरानी वी आकार की घाटी को यू आकार की घाटी में रूपांतरित कर देती है। इस प्रकार यू आकार की घाटी का निर्माण होता है। आइए अब जानते हैं लटकती घाटी किस प्रकार से बनती है। अधिक अपर्दन के कारण हिमानी घाटी का तल अधिक गहरा और चौड़ा हो जाता है, जबकि सहायक घाटियों का तल कम अपर्दन के कारण मुख्य घाटी से काफी ऊंचा रहता है। सहायक घाटी में प्रवाहित हिमानी के पिघल जाने पर वे मुख्य घाटी में लटकती दिखाई देती हैं। इन स्थानों पर प्रपात बन जाते हैं, जैसे कैलिफोर्निया की योसेमाइट घाटी और योसेमाइट एवं ब्रिडाल वेल प्रपात। अगला है हिमज गह्वर। हिम क्षेत्र में जहाँ हिमानियों की उत्पत्ति होती है, वहाँ आराम कुर्सी की आकृति के जैसा गर्त या गड्ढा बन जाता है। इस विशाल गर्त को हिमज गह्वर कहते हैं। फ्रांस में इसे सर्क कहते हैं, स्कॉटलैंड में कौरी कहते हैं और वेल्स में केम के नाम से पुकारते हैं। अब आगे है रॉक बेसिन तथा टॉर्न। सर्क की तली में हिमनद के अत्यधिक दबाव और अपर्दन से एक गड्ढा बन जाता है, जिसे रॉक बेसिन कहते हैं। तापमान अधिक होने पर जब हिम पिघल जाता है, तो यह जल रॉक बेसिन में भरा रह जाता है। इस प्रकार से वहां पर एक झील का निर्माण होता है, जिसे टॉर्न कहते हैं। अगला है भेड़ या मेष शिलाएं। हिमानी अपने मार्ग में पड़ने वाली ऊंची उठी हुई कठोर शैलों को रेगमाल की तरह धीरे धीरे घिसकर चिकना कर देती है। ये घिसी हुई कठोर चट्टानें दूर से देखने पर बैठी हुई भेड़ की पीठ की आकृति जैसी दिखाई देती हैं। इसीलिए इन्हें
भेड़ पीठ शैल या मेष शिलाएं या रॉस मुटेन्यो कहते हैं। अब अगला है तीक्ष्ण कटक या अरेत। तो जब किसी लंबी पहाड़ी के दोनों ओर सर्क बनकर पीछे की ओर खिसकते हैं तो उनके मध्य में नुकीले किनारे वाली कगार बनती है, जिसे तीक्ष्ण कटक कहते हैं। इन कटक का ऊपरी सिरा कंघी या आरे के दांतों के समान होता है, इसीलिए इसे कंघी कटक भी कहा जाता है। अब हम जानते हैं हिम सोपान या दैत्याकार सोपान। जब हिमनद के मार्ग में सोपानाकार भ्रंश के कारण, सोपानाकार जैसे सीढ़ीदार भ्रंश के कारण कई कगार बन जाते हैं, तो इनसे नीचे उतरता हुआ हिमनद अपघर्षण तथा अपर्दन द्वारा हिमसोपानों का निर्माण करता है। हिमसोपानों के खड़े ढालों की जड़ में गहरे गर्त बन जाते हैं। इन गर्तों में हिम के पिघलने पर जल भरा रहता है। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं पेटर नास्टर झील। आप देख रहे होंगे प्रत्येक सीढ़ी के नीचे एक गर्त सा बना हुआ है और उसमें जल भरा हुआ है। यही कहलाता है पेटर नास्टर झील। अब अगला है श्रृंग पुच्छ। जब ज्वालामुखी प्लग की धरातल से ऊपर निकली हुई बेसाल्ट से बनी हुई शैल के ऊपर से हिमानी बहती है। बेसाल्ट से शैल बनी है, बेसाल्ट की शैल है तो वो बहुत ही कठोर होगी, तो उसके सामने पड़ने वाले ढाल पर प्लग का कुछ भाग अपर्दित होकर उबड़ खाबड़ हो जाता है। प्लग को पार कर जब हिमानी आगे बढ़ती है तो वह प्लग के दूसरी ओर की कोमल शैल का अपर्दन नहीं कर पाती। इसके विपरीत यहाँ अवसादों का निक्षेप हो जाता है, जो लंबी पूंछ की तरह दूर तक फैला रहता है। इस प्रकार बेसाल्ट या प्लग वाले ऊंचे उठे भाग को श्रृंग कहते हैं और उसके आगे वाले निक्षेपित भाग को पुच्छ कहते हैं। अब इसी में अगला पॉइंट है गिरी श्रृंग, जिसे हॉर्न भी कहते हैं। किसी पर्वत के पार्श्वों पर जब कई सर्क इस प्रकार बनते हैं कि उनके लगातार अपघर्षण के द्वारा उनके बीच का भाग एक पिरामिड अथवा श्रृंग के आकार में बचा रह जाता है। इस प्रकार की नुकीली चोटी की आकृति को गिरी श्रृंग कहते हैं। अगला है नूनाटक। पर्वतीय क्षेत्रों में हिम से घिरे हुए ऊंचे टीले कहलाते हैं नूनाटक। ये लगातार अपर्दन या घर्षण और तुषार क्रिया के कारण घिस घिस कर छोटे होते रहते हैं तथा हिम क्षेत्रों में ये एक दीप के समान दिखाई देते हैं। अब एक अंतिम है जिसे हम कहते हैं फियोर्ड। शीत प्रधान प्रदेशों में जहाँ अत्यधिक शीत पड़ती है वहां पर स्थित हिमनद सागर तटीय भागों में पहुंचकर वहां गहरी खड़े ढाल वाली घाटियों का निर्माण करते हैं, जिन्हें फियोर्ड कहते हैं। इनमें हिम जल के भीतर तक प्रवेश कर जाता है। नॉर्वे, स्वीडन, अलास्का तथा स्कॉटलैंड के तटों पर फियोर्ड अधिक दिखाई देते हैं। तो अब तक हमने जाना हिमनद के अपर्दन कार्यों के फलस्वरूप जिन स्थलाकृतियों का निर्माण होता है उनके बारे में। अब आगे हम जानेंगे हिमानी का परिवहन और निक्षेपण कार्य और इनके परिणाम स्वरूप जिन स्थलाकृतियों का निर्माण होता है उन्हें देखेंगे।
तो हिमानी अपनी 7 विशाल शिलाखंडों, गोलाश्मों, कंकड़, पत्थर, बजरी और शैल चूर्ण आदि पदार्थों का परिवहन करती है, अपने साथ लेकर चलती है। ये सभी पदार्थ हिमानी के पार्श्वों और तली को रगड़ते हुए चलती हैं। यह अपरदित मलबा धीरे धीरे आगे बढ़ता है, जिससे हिमनद की गति मंद पड़ जाती है। हिमानी अपने साथ जिन पदार्थों एवं अवसादों को बहाकर लाती है, उसे हिमोड़ या मोरेन कहते हैं। हिमानी अपने साथ बहाकर लाए गए अवसादों के निक्षेप से विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों की रचना करती है, जिसमें पहला है हिमोड़। तो आइए जानते हैं हिमोड़। हिमनद अपनी साथ शिलाखंडों को, कंकड़ पत्थरों, बालू, मिट्टी आदि को बहाकर अवसाद के रूप में बहाकर लाता है। ये पदार्थ हिमानी के अपरदन कार्य में सहायता करते हैं। जब यह हिम पिघल जाती है, तब जल धाराओं के रूप में बहकर आगे निकल जाता है, परंतु जो अवसाद होता है वह वहीं पर पड़ा रह जाता है, अर्थात यह अवसाद हिमानी के मार्ग या तली तथा किनारों पर जम जाता है। इस एकत्रित हुए अवसाद के हिम के साथ प्रवाहित होने की प्रक्रिया को हिमोड़ या मोरेन कहते हैं। हिमानी द्वारा किए गए निक्षेपण विभिन्न प्रकार के होते हैं। हिमोड़ में बालू, मिट्टी, कंकड़, पत्थर से लेकर विशाल शिलाखंड तक पाए जाते हैं। जब हिमानी समाप्त होती है, तो वह घाटी में अनेक स्थानों पर हिमोड़ों का निर्माण करते हैं। इसलिए स्थिति के अनुसार हिमोड़ को 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है पार्श्विक हिमोड़। हिमानी के दोनों पार्श्वों के सहारे एक सीधी रेखा में निक्षेपित मलबा, जो शिलाखंड, बालू, मिट्टी तथा पत्थरों के अर्धचंद्राकार ढेर के रूप में पाया जाता है, उसे कहते हैं पार्श्विक हिमोड़। दूसरा है मध्यस्थ हिमोड़। 2 हिमनदों के मिलन स्थल पर उनके पार्श्व आपस में जुड़ जाते हैं। 2 हिमनदों के मिलन स्थल पर उनके पार्श्व आपस में जुड़ जाते हैं। इस प्रकार उनके मध्य में जो अवसाद जमा होता है, उसे कहते हैं मध्यस्थ हिमोड़। तीसरा है तलीय या तलस्थ हिमोड़। हिमानी अपनी तली के द्वारा बहुत सारा अवसाद ढोती रहती है। हिम के पिघलने पर यह अवसाद या मलबा घाटी के तली में चारों ओर बिखरा हुआ पड़ा रह जाता है। इसे हम तलस्थ या तली हिमोड़ के नाम से जानते हैं। चौथा है अंतिम हिमोड़। हिमनद की अंतिम सीमा जब पिघलने लगती है, हिमनद की अंतिम सीमा जब पिघलने लगती है, तो हिमनद द्वारा लाया गया बहुत सा पदार्थ वहां अर्धचंद्राकार रूप में एकत्रित होने लगता है। इस जमाव को अंतिम हिमोड़ कहते हैं। इन हिमोड़ों का निक्षेप प्रायः श्रेणियों के रूप में होता है और इनका आकार भी अर्धचंद्राकार रूप में होता है। तो ये था हिमोड़ या मोरेन। अब दूसरा है ड्रमलिन। हिमनद अपने निक्षेपण कार्यों की समय थोड़ी थोड़ी दूरी पर आगे पीछे खिसकने की प्रक्रिया में बालू और कंकड़ पत्थरों का ढेर के रूप में जमाव करता रहता है, जिसे ड्रमलिन कहते हैं। हिमानी निक्षेपण की यह आकृति उल्टी नौका या
टोकरी में रखे हुए अंडों की जैसी दिखाई देती है। ड्रमलिन या हिमनद के सामने वाला भाग खड़े ढाल वाला और पीछे वाला भाग मंद ढाल वाला होता है। आइए अब जानते हैं एस्कर या मृदघटक। हिमनद की घाटियों में बालू, कंकड़, मिट्टी, पत्थर और बजरी से बनी ऊंची दीवारों को एस्कर कहते हैं। ये 60 मीटर से 90 मीटर तक ऊंची और 24 किलोमीटर तक लंबी होती है। ये घाटी के प्रवाह की दिशा में फैली होती हैं। कहीं कहीं बाधा के कारण धाराओं की गति मंद पड़ने से इन एस्करों में अपेक्षाकृत अधिक निक्षेप पाया जाता है, जिसे हम मालाकार एस्कर कहते हैं। अगला है केम। केम उन दीवारों को कहते हैं जिनका निर्माण महाद्वीपीय हिमनदों द्वारा किया जाता है। ये दीवारें हिमनद की अंतिम सीमा बनाती हैं। केम तिरछी ढाल वाले तथा बालू, मिट्टी, कंकड़ और पत्थर आदि से निर्मित होते हैं। आगे है हिमनद अवक्षेप मैदान, आउटवाश प्लेन। हिमानी के पिघलने पर अवशिष्ट अवसाद, जो बचा हुआ अवसाद होता है, पर्याप्त दूरी तक जमा रह जाता है। इस समतल जमाव को हिमनदीय अवक्षेप कहते हैं। वास्तव में यह हिमनद की आगे बढ़ती हुई घाटी होती है। घाटियों में इस प्रकार के निक्षेप को वैली ट्रेन कहते हैं। इससे अवसाद क्रम से निक्षेपित होता रहता है। इसका विस्तार हिमाच्छादित क्षेत्रों की अंतिम सीमा पर होता है। तो इस प्रकार हिमानी का अपर्दन, परिवहन और निक्षेपण कार्य संपन्न होता है और अनेक प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।